इस हफ्ते तीनों दिन शानदार मजबूती के बाद आज भारतीय बाजारों में हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन बजट के बाद के एक्शन और ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन के बाद आज रहेगा फोकस वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी पर। कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें ट्रेड, आप इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, वीकली एक्सपायरी है, नतीजे आए हैं सर, और ग्लोबली भी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स अच्छे हैं दीप, कहीं कोई खास खराबी के संकेत है नहीं। इनफैक्ट मैं खराबी शब्द क्यों इस्तेमाल करूं, अच्छे ही संकेत है। अच्छे ही संकेत। अमेरिका में शानदार तेजी होती दिखी है, लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। मजबूती उम्मीद से बेहतर रही है, 215 अंक डाउ ऊपर बंद हुआ है और साथ ही साथ नैस्डैक भी मजबूती के साथ ही बंद होने में रहा कामयाब। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां तो वायदा कारोबार की 9 कंपनियां आज नतीजे पेश करेगी और कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों का रहेगा एक्शन। जी एंटरटेनमेंट ने तगड़े नतीजे पेश किए। इसके अलावा भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा बिजी दिन। सीसीआई ने टायर कंपनियों पर कार्रवाई की और 4 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, पेनल्टी लगाई है। इसका असर थोड़ा कंपनियों पर आज आपको देखने को मिलेगा। तो एक्शन है भरपूर और इस एक्शन में आज आईटीसी के भी रिजल्ट्स हैं। आईटीसी के रिजल्ट्स है सर, सबसे बड़ा तो एक्शन यही है। तो नजर रहेगी आईटीसी पर और देखते हैं किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ फिगर्स आते हैं, परफॉर्मेंस क्या कहती है। स्टॉक में तो थोड़ा 2 दिनों से पॉजिटिव एक्शन है ही बजट के बाद। पर बताएं सर, ग्लोबली तो मूड माहौल अच्छा रहा है, 4 दिनों की तेजी रही है। भारत में हम 3 दिनों से डेज हाई पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? और ऑफकोर्स सर, ट्रेंड बदलने का भी वक्त आ गया है। पहली चीज़ तो ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाल निशान में क्यों ऐसे है। मेरे हिसाब से लाल निशान में खुलना नहीं चाहिए। राइट। तो पहला सेंटेंस तो ये दीप आज की स्ट्रेटेजी का कि जितना ज़्यादा नीचे खुलेगा जितना उतना जल्दी और उतना ज़्यादा आपको खरीदना है। राइट। गैप डाउन ओपनिंग के लिए प्रार्थना करें अगले एक घंटे सवा डेढ़ घंटे सुधरे नहीं यहाँ से सुधरे ना, उल्टा नीचे चले जाए। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है डाउ फ्यूचर्स भी फ्लैट है, कोई खास 30-40 पॉइंट शायद नीचे है। सर वो नैस्डैक फ्यूचर्स और फेसबुक के नतीजों से गिरे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। हम ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स लेकर तो 40-50 पॉइंट नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ा। कल तो नैस्डैक फ्यूचर 2% ऊपर भी थे, तो हुआ क्या। सो आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि गैप डाउन ओपनिंग का इंतजार करें और अगर जितना बड़ा गैप मिले उतना खरीदने का आपके लिए बढ़िया मौका होगा। क्यों? क्योंकि आपने सवाल एक्सपायरी पर पूछा, नहीं ट्रेंड, हाँ ट्रेंड कब बदलेगा। ओके सॉरी, तो मेरा ध्यान पहले सेंटेंस पे ज़्यादा था क्योंकि गैप से नीचे खुलता हुआ दिख रहा था। ओके, सिर्फ एक अच्छी और क्लोजिंग चाहिए, एक और अच्छी क्लोजिंग, और वो 17,850 के ऊपर की मिले तो बहुत ही बढ़िया। राइट। वैसे देखा जाए तो 17,750 के ऊपर की क्लोजिंग भी ट्रेंड में बदलाव का संकेत दे चुकी है। ओके। लेकिन चूंकि हम बजट के बाद निकले हैं और 750-850 वो रेंज है जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और वहाँ से हम फिसले थे। तो मैं 1-2 दिन और इंतजार करना चाहता हूँ। एक 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो कहने ही क्या। राइट। अगर वो मिल जाए तो फिर ट्रेंड वापस से आपका पॉजिटिव है, वैसे भी पॉजिटिव है, बुलिश है। 17,850 के ऊपर निकलने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, राइट, है ना। और तब आप 18,000, 18,300, 18,600 की बात करेंगे। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट आ गया और एफआईज का सपोर्ट जिस तरह से है, अगर वो रहा तो हम फिर से 18,000 के पार भी निकलेंगे। 18,350 का पुराना हाई जो हमने बनाया वहाँ भी पहुँचेंगे और हो सकता है 18,600 भी पार करें। क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी जब बाजार काफ़ी कमज़ोर और जहाँ से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई, हमारा व्यू क्लियर था कि 17,000 के आसपास और उसके नीचे जो इतनी तेज वॉलेटिलिटी हमारे बाजारों में और अमेरिका के बाजारों में दोनों में हो रही है, वो संकेत ट्रेंड रिवर्सल का दे रही है, बेस फॉर्मेशन का दे रही है। एग्जैक्टली वहाँ से होता हुआ दिखा है। और इस बार के बेस फॉर्मेशन में सबसे बढ़िया बात दीप जो हुई वो ये कि आपके लिए जो बाजार के लिए नीचे का सपोर्ट है वो 2 बड़ी चीज़ों से आता दिख रहा है। पहला, बजट की जो एक अनिश्चितता थी कि बजट में कुछ खराब ना हो जाए, वो चला गया। दूसरा, अब हमने पिछली बार कब कोरोना की बात की थी, हो गए सर 2 हफ्ते हो गए, याद भी नहीं है। करेक्ट। इवन आप देखिए मतलब अब कहीं किसी तरह से मतलब एक पब्लिक प्लेसेस को छोड़ दे तो सोशल डिस्टेंसिंग पे भी किसी का फोकस नहीं है। एब्सोल्युटली। मतलब वो एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है, ठीक है। 2, तीसरी चीज़ ये कि ग्लोबल मार्केट्स को देख के पिछली बार कब डर लगा था? करेक्ट, हफ्ते भर से नहीं लगा। चौथा, जो एक डर आपको एफआईज की बिकवाली का हमेशा रहता था वो निकल गया। और एक तो डर निकला है क्योंकि उन्होंने बिकवाली रोक दी है। दूसरा एक अच्छा बेच भी देंगे तो कितना बेचेंगे, है ना। तो रुकना चाहिए। हाँ, पिछली बार बेचा 16,400 आया था जी, इस बार बेचा 16,800 भी नहीं टूटा। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। दोनों बार बेच गए। सो
अल्टीमेटली आपका भी तो खाली हो जाएगा भाई। करेक्ट। ऐसा थोड़ी कि आप अपने घर में शेयर सर्टिफिकेट छाप रहे हैं और बना रहे हैं, डीमेट करा के बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं ना, तो होना भी तो चाहिए बेचने। तो आप ये चीज समझिए, पिछली बार की बिकवाली में हम 16,400 पहुंचे थे, इस बार की बिकवाली में 16,833 से हम घूम गए। करेक्ट। सो ये ताकत दिखा रहा है लोकल मनी की, ऑफ कोर्स। और मैं तो चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिंदगी में मेरे कि जिस दिन के बाद से मैं एफआईएस के डेटा डिस्कस करना ही बंद कर दूं। कभी ना कभी तो आएगा सर। 100% आएगा, 100% आएगा। जापान को पढ़ना चाहिए जी। जापान में जो 40-45 साल की एक तरफा तेजी हुई, यस सर, कोरिया जैसे देशों में जहाँ कंप्लीटली लोकल मनी ने बाजार को करेक्ट सर रूल किया है। इवन चाइना में हुआ है, ऑफ कोर्स। हालांकि चाइना के मार्केट बड़े वो कैपिटल कंट्रोल पे कंट्रोल से चलते थे, हमारे जैसे फ्री मार्केट बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से लोकल मनी में वो ताकत है जो बाजार की गिरावट को कम कर रही है, और वो ताकत रहेगी। उस पैसे के आने के कोई संकेत है नहीं। अब इस वक्त आप किसी भी बाजार के एक्सपर्ट को पूछिए, किसी को भी जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसको सुनिए जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो कहेगा हिंदुस्तान का टाइम है। और ऐसे में जब हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स पिछले 1.5-2 साल में ये सीखे हैं, नए इन्वेस्टर्स हों चाहे पुराने, कि नई स्टोरी है, पैसा यहाँ बनेगा। ठीक है, बाजार कभी एक तरफा नहीं चलता, बीच बीच में हो सकता है आपका, अभी तो हम महीने 2 महीने का करेक्शन देखते हैं, हो सकता है 1-2 साल के भी करेक्शन आए, लेकिन अगर आप लंबी स्टोरी की तरफ जा रहे हैं तो वो लंबी स्टोरी है, वो लोकल मनी को लगातार बाजार में लाएगी। इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है, ट्रेंड रिवर्सल वक्त आ चुका है। वैसे सेंटिमेंट के लिहाज से आप मुझे पूछेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। डेटा के नंबर के हिसाब से एक आध दिन और इंतजार करेंगे, 17,850 की क्लोजिंग चाहिए बस। चलिए, तो आशा करेंगे आज ही वो वैसा दिन हो जब हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल भी जाए। बट आपने एफआईएस की बात करी, ये भी डेटा विस्तार में चर्चा करेंगे सर जब हम डेटा की बात करते हैं। बट वीकली एक्सपायरी है और इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्शन? पोस्ट बजट रैली तो आ गई, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करने के इस एक्सपायरी में सबसे बड़ी बात दीप ये थी कि इस मंथली वीकली सीरीज में कि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा थी ऑप्शंस में बजट की वजह से। सो वैसे तो काफ़ी कुछ कल और परसों में, कल के सेशन में स्पेशली प्रीमियम्स तो काफ़ी रीजनेबल लेवल पर आ गई है, लेकिन इस एक्सपायरी में कहीं कोई ऐसे एक्सीडेंट होने के संकेत नहीं कि आपको एक्सपायरी खराब मिले। जो अब तक डेटा बन रहे हैं वो ये बताने कि आप 17,700 को होल्ड कर पाएंगे एक्सपायरी के दिन, इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि 17,700 पर माफ़ कीजिएगा जो पोजीशन पुट में बनी हुई है वो 44 लाख शेयरों की है, एक अच्छा सपोर्ट है। सो आपको कमजोरी तभी फील करनी जब आप 17,650-675 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, यानी 100-125 पॉइंट का क्वेश्चन है आपके पास। ऊपर की तरफ 18,000 इसके ऊपर भी नहीं होगी एक्सपायरी, ये बात भी तय है। 84 लाख शेयर वहाँ पर हैं, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली आपको 17,700 18,000 की रेंज पहली तो ये ट्रेड करनी है। अब इस रेंज में जो सबसे बढ़िया जगह जहां एक्सपायरी हो सकती है वो 17,800 प्लस पर। सो मेरा ये मानना है अगर 17,825 17,875 की रेंज में एक्सपायरी होती कहीं, वो बेस्ट एक्सपायरी है आपके लिए बैलेंस के लिहाज से, और संभावना बनती है। अब एक ही रिस्क है, और रिस्क ये कि जो शायद आपका अगला सवाल होगा, मैं पहले प्रेम करूं एफआईएस के डेटा पर। तो अब मैं एफआईएस के डेटा आपको बता दूं। अच्छी चीज़ क्या है, पहले अच्छी चीज़ बात करते हैं। अच्छी बात है कि 2 दिनों से बिकवाली का आंकड़ा बहुत छोटा है। कल हमने 32 करोड़ का देखा था, आज सिर्फ 184 करोड़ का, तो कैश मार्केट में बिकवाली बहुत कम कर दी। लेकिन परसों के मुकाबले में कल के आंकड़े जो आज मैं पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों है? 2 रीजन है। कल आपने देखा था 414 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हुए थे एफआईएस ने। बिल्कुल। अब आज जो आंकड़े हैं पूरा एक्शन इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी, इसमें भी क्वालिटी वाइज आंकड़े बहुत बढ़िया है। कैसे? इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी का आंकड़ा आता है तो 2 तरीके से आता है, या तो एफआईएस इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं या इंडेक्स में शॉर्ट काट रहे हैं, और कल दोनों हुआ है। और दोनों में से भी क्वालिटी वाइज कौन सा बढ़िया है? जो इंडेक्स में लॉन्ग करे। शॉर्ट काटना मतलब तो मजबूरी का काम। राइट सर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैंने हेजिंग के लिहाज से किया था, या मेरा मार्केट पे व्यू खराब था इसलिए मैंने शॉर्ट किया, लेकिन लॉन्ग कर रहे हो मतलब आप आगे के लिए और अच्छा देख रहे हो। राइट सर, करेक्ट 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 राइट। फर्क है ना? करेक्ट। आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आप बुरे आदमी नहीं है, क्या अच्छा है? अच्छे आदमी है वो ज्यादा अच्छा है ना। तो वही फर्क है कि लॉन्ग जब आप करते हो वो ज्यादा बढ़िया। तो इंडेक्स में लॉन्ग ज्यादा बनाई है, शॉर्ट कवरिंग कम की है। दोनों ही अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग भी की है, लॉन्ग भी बनाई। तो कल डेटा जो इंडेक्स फ्यूचर्स के वो बहुत बढ़िया है, तो कन्विक्शन है उनका। कन्विक्शन। स्टॉक फ्यूचर्स परसों ज्यादा खरीदे, कल कम खरीदे, 217 करोड़ के ही हैं। ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो 3 दिन से लगातार दीप हम बात करें कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग 28% पर आ गई,
मार्च अप्रैल की 2020 की सीरीज के बाद तो ऐसा क्या हो गया कि बंद थोड़ी हो रहा है बाजार। करेक्ट। हाँ, ऐसे आप बेच के जा रहे हो, इंडेक्स में इतने लॉन्ग है, नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट डबल हो गई। इतनी बेरिशनेस किस बात की भाई? Yes, sir. ठीक है, खरीदा है, बेचना है, मार्केट में बाय सेल होता है, लेकिन एक मूड भी तो होता है कोई चीज़ का। आप किस लेवल पर, किसी भी लेवल पर कितना भी बेच देंगे। तो वो जो चेंज हुआ है 28 से आप एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 38% आ गई 3 दिन में जी। ठीक है। अब क्या एफआई ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ा दी तो अब मैं रिस्क जोन में आ गया हूँ? मेरा जवाब है ना। अभी भी 38% कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हमने 82-85% लॉन्ग देखिए, इंडेक्स लॉन्ग देखिए ना। हाँ। आपने हमने डिस्कस किया कई बार। बिल्कुल। उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं, आधी तो भी नहीं। अभी भी बहुत जगह है। सो मेरा ये समझना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक हल्की सी रिस्क है कि एफआईएस में मैं बहुत भरोसा नहीं करता। हो सकता है एक आध 2-3 दिन थोड़ा खरीद कर आज बेचने का मूड आ जाए, हल्का सा भी ग्लोबल मार्केट्स खराब होगा तो वो बेचने आएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन हमें डर नहीं है, हम सावधान रहेंगे, डर नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि एफआईएस के डेटा ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर है और एक बड़ा सपोर्ट। अब आज आपको अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत मिल रहे हैं, एफआईएस की डेटा पॉजिटिव है, नेस्डेक थोड़ा अपनी वजह से गिरा हुआ, फेसबुक की वजह से, डाउ फ्यूचर में 40-50 पॉइंट की कमजोरी कोई मायने रखते, तो आपको नीचे क्यों खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए, और खुलेंगे तो फिर खरीदेंगे, मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए बाजार का सेटअप। और आज का फिर सेटअप समझें सर, क्योंकि लगातार दूसरे दिन एक भी नेगेटिव नहीं है, ज़्यादातर पॉजिटिव या न्यूट्रल ही संकेत है। थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा कुछ नहीं। ग्लोबल कल भी पॉजिटिव थे, आज भी है। एफआई न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, डीआईज पॉजिटिव था, पॉजिटिव है। ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल रखा है, एक दिन और इंतजार करूंगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव था, और माफ कीजिए, और एफएनओ के डेटा ये बदलाव हुआ है, वो पॉजिटिव से मैंने न्यूट्रल किया। और क्यों किए वो भी बता दूं कि दीप पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया है, ऐसा कोई ओवरबॉट नहीं, अलार्मिंग नहीं, लेकिन 2 दिनों में जो कंफर्ट मेरे को था, और जो कल भी हम बात करते थे, बजट के दिन अच्छी तेजी होने के बावजूद बाजार बहुत हल्के हैं। 32% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग, पुट कॉल रेशियो 0.97, तेजी तो कल बनती थी, कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। सो ये आपके लिए सारे के सारे डेटा एक भी नेगेटिव नहीं। चलिए फिर लेवल्स की बात कर लें सर। हाँ बिल्कुल। 17,625 17,675 सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आसानी से निफ्टी जाएगा नहीं, मानकर चलें इसी रेंज में ही खरीदारी आ जाएगी। फिर भी एक्सपायरी का दिन है वीकली, एक डेटा आपके हाथ में रखिए, 17,500 17,575 ये ब्लाइंड बाय जोन है। ऊपर 825 875 हल्की फुल्की रेंज रुकावट की, 925 975 प्रॉफिट बुकिंग जोन। 18,000 के ऊपर आज नहीं देख रहा मैं, हो जाए तो बहुत बढ़िया। कुछ चीज़ों में मैं गलत पढ़ना पसंद करता हूँ, जैसे कि आज 18,000 के ऊपर बंद हो जाए या पार कर जाए, उसमें मैं गलत पड़ जाऊँ तो मुझे दुख नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल डेटा ये बता रहे कि नहीं इसके ऊपर नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी 38,725 38,850 थोड़ा सा दूर आ रहा है रेंज, लेकिन 800 पॉइंट की तेजी रोज बैंक निफ्टी 800,000 पॉइंट हो रहा है, तो क्या करूँ। 38,725 38,850 परफेक्ट सपोर्ट जोन है, इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी है। इसके नीचे 38,425 38,500 है, अच्छा अगला बड़ा सपोर्ट। ऊपर 39,500 39,675 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, इसके पार निकलकर आगे बढ़े तो 39,750 39,950। फिलहाल आज 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं देख रहा, उसके आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मानकर चले। 40,000 के नीचे कहीं कहीं रुक जाएंगे। ओके सर, ये अगर बड़ी तेजी बनी तो ठीक है। ओके, रेंज 17,675 17,825 छोटी वाली है, 17,625 और 17,875 मीडियम रेंज है। देखो 675 625 825 875 नंबर इंटरचेंज ना हो जाए, अच्छे से लिख लें। 575 925 ये आपके लिए बड़ी रेंज निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,050 और 39,500 ये आपके लिए 39,025 कर लो, 39,025 39,500 छोटी रेंज, 38,850 39,675 मीडियम, और 38,725 से लेकर 39,750 ये 1000 पॉइंट की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी। ओके सर, ठीक है। ये है आपके लिए पूरे के पूरे लेवल्स और रेंज। डेटा तो सर आपने समझा दिया, पीसीआर और पीसीआर हम बात कर चुके हैं, एफआईएस कर चुके हैं, विक्स 7% घट कर आया, अच्छा ही है, बढ़िया था, बढ़िया। अब बताइए सर, मौजूदा पोजीशंस वाले क्या करें। 17,650 इंट्राडे का स्टॉप लॉस, 17,675 होता है ऑनेस्टली, लेकिन 25 पॉइंट का मैं आजकल क्वेश्चन रखना लग गया हूँ, क्योंकि रेंज बड़ी होगी ना, तो इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट रखना मुश्किल है। ये रेंज निफ्टी की अगर 100-150 पॉइंट की दिन की हो आप रख सकते हो, 300 पॉइंट की रेंज हो तो 25 पॉइंट का क्वेश्चन रखने में समझदारी है। और आप बताऊं सबसे बड़ी समझदारी काम क्या होगी क्वेश्चन रखने का, जो बजट के दिन दीप है ना, स्टॉप लॉस था वो 17,275 आ रहा था। यस सर। और मैंने कहा नहीं 25 पॉइंट नीचे रखो, 17,250, हालांकि तब भी 17,244 छुआ था एक सेकंड के लिए,
तो वो 25 पॉइंट का कुशन रखने का फायदा हो गया। करेक्ट सर। नहीं तो 275 पे आप स्टॉप लॉस मानो और 30 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप काटोगे ही ना, कितना इंतजार करोगे। स्टॉप लॉस का मतलब तो स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर 250 का स्टॉप लॉस और 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो आप इंतजार करते हो, और वो कब आता है देखते देखते तब तक वापस ऊपर आ जाता है। इसलिए 17,650 ठीक है। क्लोजिंग 17,575 होता है, इसलिए 25 पॉइंट वहाँ नीचे 17,550 का लिखा। ओके सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस भी बहुत दूर आ रहा है, 38,500 के पहले कुछ है नहीं, लेकिन मैं इतना दूर आपको दे नहीं सकता, इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 39,000 है। क्लोजिंग में तो 38,500 ही रखी है अभी भी। 38,500 के नीचे बंद होने पर ही पहला संकेत कमजोरी का आएगा, उसके पहले नहीं। अगर आप शॉर्ट हैं तो ऑल द बेस्ट, आज आपको नीचे मिल रहा है तो खरीदिएगा, काटिए शॉर्ट। अदरवाइज 17,825 का स्टॉप लॉस रखें, डे ट्रेडर्स भी और क्लोजिंग भी। क्लोजिंग में चाहे तो आप 17,850 कर लें, मेरे ख्याल से 17,825 भी काफ़ी है। बैंक निफ्टी वैसे तो आपकी शॉर्ट होनी नहीं चाहिए, कल ही हमने कहा कि 38,850 के ऊपर कमाल कर देगा, और कल आप देखो 600 पॉइंट वहाँ से बढ़ा दी 38,850, बिल्कुल, क्योंकि 3 बार हम 38,850 पे जाके नॉक दरवाजा खोलिए हमें आना है, करेक्ट, वापस वहीं से लौटा देते जाओ। करेक्ट। 38,850 38,900 पार करते, जो सुबह की कल हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यही थी, उसके बाद बैंक निफ्टी आग लगेगा, 39,400 के आसपास तक पहुंचा है, सोचो। सो अब आपको स्टॉप लॉस वैसे तो काट ही लेने, फिर भी रखा है तो 39,500 का रख लीजिए, फाइनल स्टॉप लॉस है ये आपके लिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है सारे मौजूदा पोजीशन के स्टॉप लॉसेस। ये इंटरेस्टिंग रहेगा, नई पोजीशंस क्या करनी है आज पोजीशन में नहीं, दी मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों अलग अलग बनाई जी। पहले मैं आराम से कर, क्योंकि नीचे दिख रहा है ना जी, तो नीचे दिख रहा है तो नीचे के हिसाब से हम थोड़ा वैसे प्लान करते हैं। खरीदना है 17 माफ कीजिएगा, 2 दिन बोल के हालत खराब हो गई, बहुत बोले। 17,625 17,675 इस रेंज में खरीदना है। स्टॉप लॉस 17,550 का होगा, 17,775 17,800 825 875, बस ये 4 छोटे टारगेट। ठीक है, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर्स जितना गैप डाउन मिले आने दो, गैप डाउन होकर कितना हो जाएगा 50 75 100 होने दो, जितना होए आपको उतना ज़्यादा उतना जल्दी खरीदना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 17,675 के थोड़ा सा नीचे, 17,675 कल का लो है, उससे 25 पॉइंट नीचे 17,650 पे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है। 800 825 छोटे टारगेट, ओके। 875 925 मीडियम टारगेट, 975 18,000 थैंक यू वेरी मच फाइनल टारगेट, वहाँ पे दे देना है। ओके। और मुझे नहीं लगता दीप अगर डाउ फ्यूचर ये 30-40 पॉइंट नीचे अगर दिख रहे हैं तो ये ग्रीन में ही खुलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा वो हाँ, वाला। तो फिर नीचे नहीं खुलेगा, नीचे नहीं खुलेगा। हाँ, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटजी है सही। अब आइए बेचने की बात। 875 के आसपास से मूड बनाए बेचने का जी। कल जो 750 825 की रेंज दी थी एग्जैक्टली वहीं से घुमा, वहीं पे रुका, मतलब जाके घुमा तो क्या खैर। अब आज अगर आपको बेचना है तो जितना जाहिर सी बात है 18,000 के नज़दीक बेच पाएंगे उतना सेफ है। 825 875 पे भी आप सोच सकते हैं, उस समय के ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से देखें, रेंज ये है बेचने की। ठीक है सर। 925 पे बेचें, 975 पे बेचें, स्टॉप लॉस 18,075 का लगाएं। ओके। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 825 800 छोटे टारगेट हैं, 17,775 17,675 मीडियम टारगेट, 17,625 17,575 फाइनल टारगेट शॉर्ट साइड पर। समझ गया सर। ये सारे ठीक है, ये बेचने के लिए। ठीक है। बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, और खरीदारी करने के लिए अच्छी रेंज जो है दीप वो है 38,725 38,850। कम से कम 3 बार हम 4 बार इस रेंज पे पहुंचे और वहां से घूम गए वापस, और अब इस रेंज को आप सपोर्ट मान लीजिए, और इस रेंज में बैंक निफ्टी आता तो वहाँ पक्का खरीदना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, मुझे पता है, और मैं सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि आपका ट्रिगर ना हो। मैं स्टॉप लॉस ऐसा नहीं देना चाहता जो आपका ट्रिगर है, ट्रिगर वाला स्टॉप लॉस दूँ क्यों, करेक्ट है ना, जहाँ आप पैसा बना पाए वो वाली रेंज और वो वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की वॉलिटिलिटी को देखते हुए आपको 38,500 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 38,925 39,025 दो छोटे टारगेट है, 39,125 225 मीडियम टारगेट है, और 39,325 और 39,375 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए दूसरी स्ट्रेटजी, और ये परफेक्ट और ये सही और ये करनी ही चाहिए, और वो है 38,900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी। 39,450 39,500 दो छोटे टारगेट, 575 675 दो मीडियम टारगेट, 750 850 और 950 39,950 तक के टारगेट, इसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। एक बार 39,500 बैंक निफ्टी पार करे ना दीप और टिक जाए ना, 400-500 पॉइंट और भागेगा, भाग सकता है, और भागेगा, मौका चाहिए उसे।
चलिए तो ठीक है, ये आपके लिए अच्छा, बेचने का नहीं बेचने का आपने बताया। जो शॉर्ट करना है वो जितना 40,000 के नजदीक आप बेचेंगे उतना बढ़िया, और वहां पे शॉर्ट करना चाहिए, वहां करिए, वहाँ पे करें। 100%। 40,000 के नजदीक बैंक निफ्टी शॉर्ट करना ही चाहिए। 39,750 से आप सोचिए कि कहाँ करूं, 850, 950, ये अलग अलग लेवल्स है, वहां बेचिए 40,100 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का जो टारगेट बनेगा दीप, 39,575 और 450 के दो छोटे टारगेट है जी। 325, 225 की मीडियम टारगेट, और 39,125, 39,025 फाइनल टारगेट। ठीक है सर। अच्छा, वैसे तो हमने ज़्यादातर डेटा समझ लिया, बट अगर वायदा कारोबार की तरफ आते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल्स अब कौन से निकल कर आएंगे सर? दीप नीचे की तरफ 17,700 पहला है जी। इसके नीचे ही कमजोरी फील करिए। 80 पॉइंट नीचे आप खुले हैं तो सोचना मत कि आप कमजोर हैं। 80 पॉइंट का तो कुछ ही नहीं है आपके पास, कुछ ज़्यादा नहीं है तो है डेटा में, मैं क्या करूं। तो अच्छा है अगर गैप डाउन हो जाए। 100% गैप डाउन, इसीलिए बोल रहा हूं। अभी आज 15 नीचे दिख रहा है जी। 20-25 दिख रहा था उस समय, जी। कितना खुल जाएगा? अगर समझो आपको डाउ फ्यूचर से भी तकलीफ है या आपको नैस्डैक फ्यूचर से तकलीफ है, कितना नीचे खुलोगे? अच्छा, एफआई के डेटा तो खराब नहीं है, 75 पॉइंट खुल जाओगे, 50 खुल जाओगे, तब भी आप 17,700 के ऊपर, 17,700 के नीचे से 1 पॉइंट गिरने का। ओके, ये बोलना इसलिए जरूरी ताकि आपको पता रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे कहाँ खराब कमजोरी फील करनी है। कमजोर हो तो कमजोरी फील करना। मैं आपको दीप आज आप बड़े कमजोर दिख रहे हैं, अचानक आप सोचो अरे मैं तो कमजोर फील करने लगा। तो हो तो बताओ ना, तो 17,700 के नीचे ही कमजोर होंगे। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट दिख रही है, 18,000 के ऊपर के डेटा नहीं बन रहे, ये भी जरूरी। नीचे का सपोर्ट कहाँ है वो समझना जरूरी, तो ऊपर की लेवल भी समझना जरूरी है। 18,000 पर अच्छी कॉल राइटिंग होकर रखी थी, 86 लाख शेयर ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता कि 18,000 आज आसानी से पार होने वाला है। ओके, हो जाए, और मैं वही बोल रहा हूँ, मैं गलत पढ़ूँ तो अच्छा है, उसमें गलत पढ़ने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन तो 18,000 आज आ सकता है ऑन द आउटर चांस। हाँ, मतलब उसको, मतलब आप 17,975 को 18,000 मानते हो, नहीं मानते हो आपकी। हाँ, मतलब कई बार क्या होता है, कुछ हमारे दर्शक वो बहुत प्यार करते हैं जी, उनके लिए कल 17,800 नहीं आया, क्योंकि 17,794 से घूम गया। आप तो बोलते 17,800 आएगा, हाँ भाई नहीं आया, क्या करें हम। मतलब कई बार कुछ चीजें मार्केट में एक्सपीरियंस ही आती है कि 5-25 पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस आंकड़ों में है जी, ट्रेड करने के लिए आज से साइकोलॉजिकली नहीं है। साइकोलॉजिकल कल आपने 17,800 देख लिया जी, है ना। 794 और 800 में अगर आपको बहुत फर्क दिखता है कि नहीं हुआ, तो फिर कहीं कहीं सोच में फर्क है ना। सो 17,975 इज गुड एज 18,000। सो मेरा पॉइंट ये कि 18,000 पार नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये डेटा में दिख रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का हमने बता ही दिया, 39,000 के नीचे से ही आपको कमजोरी फील करनी है, और 40,000 के ऊपर जाने की संभावना बैंक निफ्टी में भी मुझे आज नहीं दिखती। 39,500 मेक और ब्रेक लेवल है बीच में, जहाँ पर पोजीशन 18 लाख शेयर की, बस। ओके, तो ये आपके लिए एक मूव अच्छी बाजार में बनती हुई दिख रही है। सर, ग्लोबली जो बाउंस बैक एक ये हुआ है ना, मैं इंटरेस्टिंग कुछ डेटा देख रहा था, जो पोजीशंस हैं एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में, ये कट गई हैं। तो जो यूएस में नैस्डैक की जो पोजीशंस हैं एक्चुअली, ये उतनी ज़्यादा, जैसे हम अपने पीसीआर के एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। पीसीआर हमारा अप्रैल 2020 के लो पर था सीरीज की शुरुआत में, ग्लोबली भी यही हुआ है। तो बाजार जो अमेरिकी बाजार का हाल ये कहाँ से है? ये तो कल की बात है। अच्छा, हाँ, ये कल का दिखा। बट जो लॉन्ग उनकी पोजीशंस हैं वो भी पैंडेमिक लोज या उसके आसपास ही पहुंच गए। तो ऐसा है कि सिर्फ हमारे बाजार है, ग्लोबल मार्केट्स में भी ये एक सेटअप हो गया है कि पोजीशंस इतनी हल्की, अमेरिका भी हल्का है रेट हाइक से पहले। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। देखो, सिंपल सी बात है दीप, मार्केट जितना हल्का रहे उतना बढ़िया। और हल्के रहने का मतलब ये नहीं कि रिटेल का ही हल्का होना चाहिए। अब रिटेल भी समझदार है, ऐसा नहीं कि मतलब, और पैसा बनाए, और जो पैसा बनाता है वो समझदार होता है कुछ हद तक, तो ये मान ही लेना चाहिए, करेक्ट है ना। तो और क्योंकि और दूसरी समझदारी के साथ ताकत आती है ना। अगर आप पैसा बनाकर बैठे तो आप में लॉस सहन करने की ताकत है, होल्ड करने की ताकत है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपने पैसा बनाया नहीं, थोड़ा से लॉस देखने लगे तो फिर आपको लगता है ये तो घर से जा रहा है ना। तो अमेरिका में भी मार्केट हल्के है, और कोई बड़ी बात नहीं। हम तो बात ही कर रहे थे फरवरी मार्च में एक बार लाइफ हाई वापस से बन जाए बजट के बाद, तो बड़ी बात नहीं, और उसके लिए पूरा माहौल सेट है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा खराब, वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, अननोन कोई ऐसा फैक्टर हो जाए कि अमेरिका अचानक से फिर से जोर से गिर जाए, नहीं मालूम। लेकिन अदरवाइज अमेरिका भी और हम भी अच्छे मूड माहौल में बढ़ने के लिए बढ़िया जगह है। चलिए, तो बढ़िया जगह है। आज देखते हैं वीकली एक्सपायरी का एक्शन कैसा रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं और पहले जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट बजट रिपोर्ट्स आई हैं, इतनी सारी मार्केट्स पर रिपोर्ट्स आई हैं,
तो नतीजों पर रिपोर्ट्स आई हैं, तो आइए बिगुल FIR का। मॉर्निंग आशीष, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई नतीजों के बाद। सबसे पहले अगर आप देखें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। CLSA ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। बिकवाली की राय दे रहे हैं, 3,190 रुपये का लक्ष्य दिया, 3301 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्जिन्स पर भी इस तिमाही में प्रेशर देखने को मिला है। क्रेडिट स्विस भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य भी इन्होंने 300 रुपये से घटाया, करीब 3500 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज ने होल्ड की राय दी और लक्ष्य इन्होंने भी घटाया, 4100 से घटाकर 3750 कर दिया है। और बाकी के ब्रोकरेज हाउस भी अगर आप देखें तो कमेंट्री में मानने की नतीजों पर थोड़ा सा जो है दबाव देखने को मिला और प्रीमियम वैल्यूएशंस पर फिलहाल ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। HDFC लिमिटेड एक और दिग्गज जहां पर नतीजे कल आए थे। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3050 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सिटी खरीदारी किराए दे रहे 3300 के लक्ष्य के लिए, 2613 की जो है कल की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3350 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। AUM में भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन CLSA ने जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इनका जो कामकाजी मुनाफा है इसके अनुमान में करीब 4 से लेकर 5% की जो है कटौती की। AUM जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है इनके अनुमान से हल्का कमजोर देखने को मिला है। BPCL यहाँ पर नतीजे आए थे। नतीजों के बाद देखिए क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 543 से घटाकर 455 कर दिया है। हालांकि अभी भी मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो करीब 380 के आसपास है। ये मान रहे कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की धीमी गति है इसके चलते जो अपसाइड है अब थोड़ी सी लिमिटेड नजर आ रही है और साथ में जो एक्साइज कट हुआ था इसके चलते जो इन्वेंट्री लॉसेज हुए हैं उसका असर आपको नतीजों पर देखने को मिला। CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने जो है 510 से घटाकर 480 रुपये कर दिया है। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे और 50 रुपये से इन्होंने भी जो है लक्ष्य को हटाया है। M&M फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 240 के लक्ष्य के लिए। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, सिमिलर लक्ष्य दिया है 240 रुपये का। लेकिन नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 200 से घटाकर 190 रुपये कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजों का इंपैक्ट है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 293 रुपये का जो है कल की क्लोजिंग है, 350 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ये मान रहे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो तिमाही थोड़ी बहुत मिलीजुली देखने को मिली है। डाबर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 625 रुपये के लक्ष्य लिए। मान रहे जो कंपनी ने नतीजे दिए हैं वो इनलाइन है यानी अनुमान के मुताबिक है। मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 557 कल की क्लोजिंग है, 630 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में टाटा कंज्यूमर मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 886 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे का सारा ब्रोकरेज एक्शन। आज का भरपूर एक्शन रहेगा। आइए जानते हैं आज के बाजार के लिए कहां पर है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कुछ जो नतीजे आए हैं, कुशल और देवांशी दोनों हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों की बात करें तो ITC और टाइटन इन दोनों के निफ्टी के नतीजे आते हुए दिखेंगे और वायदा बाजार में EB कैपिटल, कैडिला हेल्थ केयर, लुपिन, कोरोमंडल, साथ ही गेल, टोरेंट पावर, PI इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है। कैश मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके नतीजे आते हुए दिखेंगे, लेकिन आप देखिए ब्रिगेड एंटरप्राइज है जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, किर्लोस्कर है, JMM फॉडलर है, इन सारी कंपनीज के, अंबिका कॉटन के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। आवास फाइनेंशियल्स है जिस पर आज फोकस करके चलेंगे। इसके साथ ही आप देखिए इमामी शेयर बायबैक पर आज विचार होता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रहेगी। और NTPC इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये प्रति शेयर का आज एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा क्योंकि आज XD ट्रेड करेगा। साथ ही कई सारे कंपनीज के आज नतीजा आते हुए दिखे हैं। ब्लू स्टार, आप देखिए थोड़े से मिले जुले नतीजे हैं क्योंकि जो आय है वो 34% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 11% तक की बढ़त है, लेकिन मार्जिन 7% से कम होकर 6% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो 30% तक बढ़ता हुआ दिखा है। वेल्सपन एंटरप्राइज नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, आय 47% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 70% गिरा है और मार्जिन आधे हुए 11% से घटकर 6% का और मुनाफा भी लगभग 80% तक कम होता हुआ दिखा है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। ओके, तो कुछ नंबर्स हैं आपके पास जहां पर रखनी है नजर रखनी है। कुछ और फैक्टर्स पर भी, नंबर्स पर भी जो कुशल बता रहे हैं। कुशल बताएं। बिल्कुल, तो कैश सेगमेंट की लंबी लिस्ट है जिसमें सबसे पहले शीला फोम पर नजर रखनी है। नंबर्स जो है कमजोर साइड पर देखने को मिला है। मार्जिन 17.6% के मुकाबले अब केवल 10.8% पर आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफे में भी 32% की गिरावट रही है। BLS इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। कंपनी का जो मार्जिन है 8.3% के मुकाबले 11.2% पर और कंपनी की आय में 51% का उछाल और मुनाफा तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 14 करोड़ के मुकाबले 28 करोड़ का। E-क्लर्क स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं, 31.4% के मुकाबले मार्जिन 30.9% पर।
कंपनी की आय लगभग 7% बढ़ी है और मुनाफा भी लगभग 6% बढ़कर 106 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। कुछ खबरें हैं मेरे पास जिसमें टायर कंपनियां जो है बड़े फोकस में रहने वाली हैं। करीब 1788 करोड़ का कुल जुर्माना जो है यहाँ CCI लगाती हुई दिख रही है। अपोलो टायर्स, MRF, JK टायर्स, सीएट और बिरला टायर्स, जिसमें MRF पर 622 करोड़ का सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। कार्टलाइजेशन को लेकर ये जो है डिसीजन आता हुआ दिख रहा है CCI की तरफ से। PNB यहाँ पर बैंक अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कैनरा HSBC OBC लाइफ का 23% हिस्सा HSBC इंश्योरेंस को बेचेगी। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है इस वजह से, और जो 23% हिस्सा बढ़ाने के बाद HSBC इंश्योरेंस का कंपनी में करीब 49% हिस्सा हो जाएगा। तो इस वजह से PNB भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें भी PNB के लिए नजर रखनी पड़ेगी। 2 इंश्योरेंस JVs हैं, उनमें जो से एक सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं, सेट ऑफ नंबर्स जो कुशल बता रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली कुशल मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि आप सेट ऑफ नंबर से ज़्यादा कितना मोर इम्पोर्टेंटली बताते हैं। सर इंग्लिश से हट जाऊंगा मैं। सही तो है ना? हाँ सर। लेस इम्पोर्टेंटली कुछ नहीं है। कुशल के बाद सब कुछ इम्पोर्टेंट हुआ, और कल तो कुशल जो फॉर्म में थे। अरे सर, ओह माय गॉड। ऐसा क्या, मतलब क्या बजट के दिन कुछ खास किया था आपने? सब वही बजट स्पीच पढ़ी थी और फिर उसमें से ही निकालना शुरू तो कर पिछले दिया। सालों में कभी नहीं पढ़ी मतलब। लेकिन ये कमाल है हमारी रिसर्च टीम का, जो मतलब इन डेप्थ रिसर्च। और सबसे बड़ी बात है कि जनरली होता है कि बजट स्पीच खत्म हुई सब आराम करने लगते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने उसके बाद जो काम करना शुरू किया उसका रिजल्ट कल आपने देखा किस तरह की बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च आई है। और कुशल, ये सब तारीफ करने के पीछे एक बड़ा रीज़न है। क्या सर? प्रेशर बनाना। ये तो आप सबके साथ करते हैं। सारी तो खत्म नहीं हुई ना रिसर्च, अभी भी आनी बाकी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, कब? बस आने वाली है। वाह, ये हुई ना। चलिए, कुछ और बढ़िया रिसर्च कुशल और हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आएगी। पर आइए, खबरों की बात कर रहे थे। देवांशी, बताएं कुछ और खबरें आपके पास। बिल्कुल, आज भारत डायनामिक्स पर आपको नजर रखनी है क्योंकि भारतीय सेना से कंपनी को 3130 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है और अगले 3 साल में ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील के लिए नेगेटिव खबर है जो कि सोर्सेस आते हुए दिख रही है, जहाँ पे उनके जो डच आर्म है या डच की जो कंपनी है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन लगाने की बात जो आरोप है वो लगाए गए हैं। और इसी के चलते जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं डच के, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। नेदरलैंड्स की जो उनकी आर्म है इसके लिए ये जांच शुरू करते हुए दिखेगी। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव इस कंपनी के लिए होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही बर्गर किंग, आप देखिए कंपनी का जो नाम है वो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आज से लागू होता हुआ दिखेगा। शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई है तो आज से ये नाम बदल जाएगा। तो बर्गर किंग था जो अब इसका जो नाम है वो बदलता हुआ दिखेगा। तो इस पर आपको आज पूरा फोकस करना है और ये सबसे अहम है सर। तो बर्गर किंग क्यों बदल रहे? इतना तो बढ़िया नाम है। आई नो। हाँ, क्यों? और एक तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है, वो इतना, वो एक तो जैसे मैप में इंडिया रखे हैं, उसका नाम क्या है? सी इन्फोटेक। हाँ, सी इन्फोटेक। फिर उधर वो ईज माई ट्रिप और इजी ट्रिप, वो हमेशा लाइफ का प्रॉब्लम। अब वो तो समझ में भी नहीं आता कौन सा वाला सही है। करेक्ट, ठीक है। फिर एक दो और कौन से आए ऐसे कंपनी? 197 पेटीएम। हाँ, 197 और पेटीएम। क्यों? लेकिन एक ही रखा तो क्या दिक्कत है? आसान रहेगा। इतना आसान काम है, अच्छा तो नाम है, बदलवा क्यों नहीं आप? पता नहीं, जैसे सर वो शायद एशिया उनको थोड़ा ग्लोबल जाना होगा, ग्लोबल रीच। अभी एक्विजिशन भी कहते हैं ना इंडोनेशिया में। हाँ, वो भी है। अच्छा, इसलिए फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं आप। चलो, बदलते हुए कारोबार के साथ। बदलते हुए कारोबार। बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ चेंजेस। और कल फंड एक्शन भी काफी हुआ है, तो कुशल बताएं इसके बारे में। बिल्कुल दीपांशु, एजीएस ट्रांजैक्ट पर नजर रखिए। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 6.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 160 रुपये 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 1 लाख शेयरों की खरीदारी की 28 जनवरी को। इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशन ईस्ट ब्रिज कैपिटल ने 13 लाख शेयर यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं। 27 जनवरी को ये डील हुई थी। और LIC का IPO में दीपम सेक्रेटरी का ये बयान आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ड्राफ्ट LIC IPO प्रोस्पेक्टस जो है अगले हफ्ते जो है फाइल कर दिया जाएगा और LIC का इशू मार्च में आने की संभावना लगाई जा रही है। तो डेफिनेटली इसके इनफैक्ट ये काफ़ी अवेटेड भी था, तो यहाँ पर नज़र रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए LIC पर बयान दीपम सेक्रेटरी का। जाहिर सी बात है इसी साल IPO, इसी साल मतलब साल 31 दिसंबर नहीं है, ये साल फाइनेंशियल ईयर वाला है, साल में बड़ा फ़र्क है। 31 मार्च, इसके पहले IPO आ जाएगा, निश्चिंत रहें।
और आशीष तो पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट आज बता ही चुके, तो सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। बिल्कुल फाइनली कितने दिनों बाद पिक ऑफ द डे का बिगुल सुनने का मिलेगा, बताइए। ये कमाल बंसल जी का देखिए, देर रात यहाँ से गए दिल्ली और आज सुबह सुबह भी सबसे पहले वापस तैयार। एब्सोल्युटली मोस्ट डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल पर्सन। बिल्कुल बंसल जी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी कॉम्प्लीमेंट के लिए अनिल जी धन्यवाद, लेकिन अनिल जी आपका ये कॉम्प्लीमेंट काफी फ्रिक्वेंटली आ रहा है और मैं काफी प्रेशर फील करता हूँ तो मतलब टाइम से बैठने का, कई बार लेट भी हो रहा होता हूँ। तो अनिल जी ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इतना फ्रिक्वेंटली। मतलब कि मैं कुणाल जी से और विश्वेश से भी बोला था, मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा एक तो इतना प्रेशर मैं फील करता हूँ आजकल अनिल जी के कॉम्प्लीमेंट का, और बाकी अनिल जी ये प्रेशर हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, आप प्रेशर फील कर रहे हैं, सही कर रहे हो, मैं बना भी रहा हूँ। ये मेरा पॉजिटिव तरीके से काम कराने का तरीका है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर देके काम कराने का काम तो करना ही है। पॉजिटिव प्रेशर दो ताकि आदमी यही सोचा। अच्छा बाय द वे, आप सिर्फ शरीर से मुंबई पहुंचे, दिल्ली पहुंचे या आत्मा से भी? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आत्मा तो यहीं कहीं हमारे बीएससी में ही बैठा है, बॉम्बे स्टॉक बजट स्टॉक एक्सचेंज में। नहीं अनिल जी, आत्मा तो अभी भी वहीं भटक रही है अनिल जी। 2 दिन कुछ पता ही नहीं चले कम पड़े अनिल जी। तो अनिल जी भटकती हुई आत्मा को वापस लेने के लिए और कुणाल जी जल्दी दोबारा मुंबई आएंगे जरूर। और अनिल जी एक चीज है, अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था देवांशी को कि बर्गर किंग का नाम चेंज हो रहा है। तो अनिल जी आपसे प्रश्न है, ये जो हमारा देसी बर्गर सिंह है, देसी बर्गर सिंह, इसकी भी चेंज है, तो क्या ये बर्गर सिंह से घबरा के बर्गर किंग नाम चेंज कर रहा है? ध्यान में नहीं है, शायद दिल्ली साइड में होगा शायद। अच्छा दिल्ली में है क्या ऐसी कोई चेन, देसी बर्गर सिंह? जी अनिल जी दिल्ली में 2-3 बर्गर सिंह अनिल जी 2-3 आउटलेट तो मैंने देखे हैं उसके। अच्छा ओके, हाँ तो पिक्चर तो आई थी अक्षय कुमार की सिंह इज किंग, उसके आसपास ही है एक बर्गर किंग एक बर्गर सिंह। चलिए इस पे भी रिसर्च की जाएगी, चैनल चेक किया जाएगा। बताएं बंसल जी, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में नतीजों की निराशा के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 728 728 का स्टॉप लॉस है, 770 के टारगेट के लिए अदानी पोर्ट है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके ये है अदानी पोर्ट। गुड मॉर्निंग किरण जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे कल का ही आरईसी है। मुझे लगता है कि आरईसी इधर से अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपको बाय करके चलना चाहिए। आरईसी आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1% नीचे, और जिस तरीके से आरईसी का अपमूव देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इधर से आपको कैजुअली 2.5 से 3% की मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए आज। ओके तो ये है आपके लिए आरईसी में खरीदारी करने की राय। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो पिक ऑफ द डे है वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर खरीदारी करें 4200 के आसपास, नीचे में 4125 का स्टॉप लॉस लगाएं और ये स्टॉक यहाँ से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा अपने ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 4350 से लेकर 4400 रुपए तक के लेवल डिवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा डिवीज लैब। ओके डिवीज लैब में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई सुमित जी की तरफ से। पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालिया साहब नमस्कार, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का स्टॉक रहेगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से कल के सेशन में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना, और स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो जिस तरीके से एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बना है, हमें लगता है यूनियन बैंक अब यहाँ से 54-55 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो यूनियन बैंक में बाय करने की सलाह रहेगी 4750 के स्टॉप लॉस से। ओके तो ये है आपके लिए यूनियन बैंक। कल कल क्लोजिंग शो में आखिरी मिनटों में इसमें खरीदारी करने की राय भी आती हुई दिखी थी, आई थिंक जय की तरफ से। ये है वो स्टॉक जो कमाल करने को तैयार, सरकारी बैंक्स में तैयार है। कुणाल जी भी कमाल करने के लिए आज। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी यहाँ आकर आप सबको और भी ज्यादा मिस कर रहे हैं अनिल जी। अरे तो सर मुझे लग रहा है अनिल जी आपको भी खाली खाली लग रहा होगा कुछ। हमारे तो ऐसा लग रहा है बारात ही चली गई, शादी होगी और एकदम मतलब है ना पीछे बाद में जो होता है ना सब टेंट वेंट हटाते हैं, सबका सामान वामान बांध के वजह, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कल तो। आज सुबह तो मतलब अब ठीक है,
लेकिन बिछड़ने में जो मज़ा है वही वापस मिलने में भी, इंतज़ार में भी अपना मज़ा है। तो जल्दी मुलाकात होगी। कुणाल जी धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना समय भी दिया और मेरे बोलने पे एक के बजाय 2 दिन रुक गए, तो ये बड़ी चीज़ थी। बताएं सर। अनिल जी, मेरा भी खरीदारी की राय एक सरकारी बैंक पर है और खरीदना है अनिल जी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का चार्ट बहुत ही रोचक है। यहां पर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा। काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब लगता है कि स्टॉक में आपको वापस से 190 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बाय करके चलना है। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 158 रुपए पर। 158 के स्टॉप लॉस से इंडियन बैंक को बाय करें। पहला टारगेट होगा 165 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 175 रुपए का। ओके, 165 और 175 के टारगेट के लिए करें खरीदारी इंडियन बैंक में। पिछले 2 दिन के काफ़ी सारे कॉल्स में लिख नहीं पाया, तो उसमें आप लोगों को बहुत छूट है, रिलीफ है कि आपको पता नहीं है, अनिल जी को क्या पता है क्या नहीं पता, लेकिन आज के सारे अब से नोट कर रहा हूँ वापस। तो कृपया कॉल देते वक्त ध्यान में रखें, मेरी नज़र आप सब लोगों पर बिल्कुल बराबर है। सर साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पहले तो जो पिछले 2 दिन की मस्ती, धमाल और बवाल, उसका कुमार अनिल जी अभी तक बहुत ही मजा आया और इस तरह के इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, यही आशा करता हूँ। ज्यादा मतलब आप क्या चाहते हैं, वित्त मंत्री जी हर क्वार्टरली बजट पेश करें? नहीं, कोई भी इवेंट तो बाजार में आजकल हमेशा ही रहती है। आप जाओ, हम बना देंगे उसको इवेंट सब मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारे हिसाब से जरूर करेंगे, लेकिन कंपनियों की तरह सरकार से आप क्वार्टरली रिपोर्ट ना मांगे प्लीज, इनडायरेक्टली। बताएं जेडी साहब अब आज की पिक, और आपसे वादा रहा जल्दी कुछ बड़ी इवेंट्स और करेंगे। बिल्कुल अनिल जी, और जहां तक कॉल्स का सवाल है, पिछले 2 दिन में हम सबने मिलके 300 से ज्यादा कॉल दिए हैं और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा और मैंने तो 40 कॉल तो मैंने ही दे दिए पिछले 2 दिन में। आशु जी के पास बैठे थे, आशु जी इनकी एवरेज बराबर होगी। जी बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, और आज का जो पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा हेवेल्स। इसमें आज खरीदारी करने की सलाह है। कल 1210 के आसपास बंद हुआ है, 1250 का टारगेट है, 1190 का स्टॉप लॉस। इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया, उसका फायदा हेवेल्स है, वोल्टास है, डिक्सन है, इन तरह की कंपनियों को देखने को मिलेगा। तो हेवेल्स मुझे लगता है जो कि रिजल्ट के बाद थोड़ा पिटा हुआ भी है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी करें हेवेल्स में। अलावा सर बाकी आपकी एफएनओ पिक्स बताइए। हाँ बिल्कुल अली जी, बाकी 4 स्टॉक्स और देता हूं। एक तो डिवीज लैब है जो कॉमन हो गया है सुमित जी के साथ, 4220 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 4300 का टारगेट, 4190 का स्टॉप लॉस। फिर ट्रेंट में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ट्रेंट के जो नतीजे आएंगे नेक्स्ट वीक शायद आने वाले, और जिस तरह के नतीजे शॉपर स्टॉप के आए, मुझे लगता है ट्रेंट के नतीजे भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और इसमें वैसे भी मुझे लगता है कि एक पोजिशनली या मीडियम टर्म के हिसाब से भी इसको करंट लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए, बिकॉज टाटा का जो एक सुपर ऐप की जो इन्होंने एक सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी किया हुआ विद इन अपने एमंग एम्प्लॉइज के लिए, तो वो मेरे ख्याल में जल्दी ही पब्लिक होगा, तो उसका बड़ा फायदा ट्रेंड जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड वुड बी है भाई 1097 माने 1100 के लेवल पे कल बंद हुआ, 1130 का टारगेट, 1080 का स्टॉप लॉस। फिर टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसके नतीजे कल आए, अच्छे नतीजे थे, 742 का बंद हुआ है, 760 का टारगेट, 735 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक और फार्मा कंपनी ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने की सलाह है, 321 पे बंद हुआ, 330 का टारगेट है और 315 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये 4 और बेहतरीन पिक्स है जो आपके लिए तैयार है सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब के खजाने में एफएनओ स्टॉक्स हो या कैश स्टॉक्स कभी कम होते नहीं है। 2 जनों का, एक जैन साहब का और एक सेठी साहब का खजाना भरा रहता है, भरपूर। जैन साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, मॉर्निंग वाली फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर में हम उनसे भी करेंगे मुलाकात। लेकिन मुलाकात करने का वक्त है एक बार फिर से वरिंदर बंसल से, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वरिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बजट के दिन पूरा साथ हमारा देने के लिए। बजट की स्पीच के पहले से लेकर बाद तक आप हमारे साथ थे, और आपको एक बात की मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा बजट के दिन आपको देखा गया, हमारे पैनल को, हमारे पैनलिस्ट को देखा गया, और जो डेटा आए हैं यूट्यूब के अभी तक जो गूगल एनालिटिक्स से हमारे सामने, उन डेटा के मुताबिक
सबसे ज़्यादा, इवन सारे बिजनेस चैनल्स और सारे जनरल न्यूज़ चैनल्स के मुकाबले में ये बिजनेस सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और दिल से धन्यवाद कि आपने बजट के दिन इतना बड़ा समय हमें दिया। मुबारक हो सर, सब आपका करना है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अभी तो शुरुआत है सर, बहुत मजा आएगा। वाह, चलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी वरिंदर से कभी बात हो, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है, मुझे लगता है कुछ किया नहीं अभी तक स्टार्टिंग है, तो फिर जोश आता नहीं, और करना है और नॉर्मलाइज कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसे आपको मोटिवेट करने वाले लोग भी चाहिए जो कहीं, नहीं तो क्या होता है कभी कभी हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ इतना कर लिया, लेकिन कहते हैं नहीं ये शुरुआत है और करो। जैसे वो होता है ना कि बैट्समैन सेंचुरी मारने के बाद फिर से गार्ड लेता है जी, कि स्टांस मुझे फिर से लेना है और अब मैं वापस से खेलूंगा, मेरे मतलब फ्रेश इनिंग है, जीरो से खेल रहा हूँ, सो पे नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सर। बताएं सर। जी 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 जी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम खेला। एब्सोल्युटली, वो आपका डायलॉग मुझे याद है आज। एब्सोल्युटली। अच्छा बताएं, अच्छे नतीजे से करते हैं शुरुआत। चलो सर, आज मैंने क्या सोचा कि आज मैं ज्यादा अच्छे नतीजे बताऊंगा, और आपको मालूम है मैं शुगर पे हमेशा से बहुत बुलिश रहा हूँ, कुछ 2-3 सालों से। तो जब क्या होता है कि जब नंबर्स उस तरीके से आते हैं जिस तरीके से आप सोचते हो, तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस जो होता है रिसर्च पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हो, बहुत टाइम से बात कर रहे हो आपने। इस बार सर एक्चुअली नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। आप केमिकल कंपनीज के नंबर्स देखिए, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। इंजीनियरिंग कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, पेंट्स कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, सीमेंट कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कुछ जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी स्टॉक्स हुए, जैसे वो इंडियन होटल्स हुआ, डेल्टा कॉप हुआ, शॉपर स्टॉप्स हुआ, उनके नंबर्स अच्छे हैं। एक कैटेगरी जहां नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर, वो शुगर है। क्लियरली और दिख रहा है कि हाँ भी वो चेंज, बड़ा चेंज जो हम सोच रहे थे वो हो रहा है। अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात कीजिए सर, बाकी दिस कंपनी आई थिंक इज इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। शुगर का इसमें क्या है सर, दो नंबर सबसे जरूरी है कि शुगर रियलाइजेशन सर, अगर आप देखें तो शुगर रियलाइजेशन अभी 36.5 रुपए हो गया है। 36.5 रुपए शुगर रियलाइजेशन हो गया सर, ये नंबर बहुत जरूरी है। एमएसपी 31 रुपए है और 36.5 रुपए का उनको अभी बेनिफिट मिल रहा है। और डिस्टिलरी का रियलाइजेशन सर, डिस्टिलरी का जो अर्निंग्स आ रहा है वो 55 रुपए से ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों नंबर बहुत जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि अभी वो 36 रुपए से ज्यादा शुगर बेच रहे हैं और 55 रुपए से ऊपर वो डिस्टिलरी जो है एथेनॉल बेच रहे हैं, डिस्टिलरी में जो एथेनॉल बनाते हैं वो बेच रहे हैं। नंबर्स किसी भी तरफ से देख लीजिए सर, नंबर बहुत शानदार है। क्योंकि ये कंपनी त्रिवेणी ऐसी है कि आपको जो क्वार्टर वाई के नंबर्स है वो तो आपके सामने आ ही जाएंगे। एबिटा मार्जिन 18% हो गया है, 14% के सामने वाई, 10% के सामने क्वार्टर। बट सर ये कंपनी इज ऑन द स्टेडी पाथ कि 500 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट करेगी। 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करेगी तो सर ये कंपनी अभी भी सिंगल डिजिट मल्टीपल पे 25% आरओसी पे ट्रेड करती है। डेट कम किए जा रही है, इस बार भी डेट कम किया। ये सबसे पहली कंपनी होगी सर जिसका हाईएस्ट कैपेसिटी होगा Q1 FY23 में, और सबका कैपेसिटी, इवन बलरामपुर का कैपेसिटी बाद में आएगा। सो त्रिवेणी आई थिंक इज इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। एक छोटा कंपनी सर, बट हमें बहुत अच्छा लगता है, अवध शुगर, जो मैंने पहले भी बात किया था बजट दिन पे। आई थिंक इससे स्मॉल पटाखा अगर मैं बोल सकूं शुगर पैक में। तो सर अगेन आप सोचिए सर, ये अभी 28 से 29 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने लगा है हर क्वार्टर में। इस साल कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। अगले साल हमारी उम्मीद है कि 140-150 करोड़ प्रॉफिट करेगा। ये कंपनी आपको FY24 के बेसिस पे 5-6 टाइम की पी पे मिलती है और 25% आरओसी करती है। इसमें सबसे बड़ा डेल्टा आएगा सर शुगर में कंपेयर टू एनी अदर शुगर कंपनीज। क्योंकि इसका नंबर्स देखिए सर, एबिटा 70% ऊपर था। प्रॉफिट मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो डेल्टा आया है इसमें आया है बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है, अदर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो इसका 29 करोड़ प्रॉफिट आया था कंपेयर टू सम 2-3-4 करोड़ के आसपास था। नेट डेट 25% रिड्यूस हो गया सर। तो हर किसी तरीके से देखा जाए तो ये 5-6 टाइम की अगर कंपनी मिलती है तो आई डोंट नो व्हाई पीपल शुड नॉट लुक एट दिस कंपनी। बालाजी का जिक्र करूंगा सर, एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट आई थिंक अल्काइल के बारे में कल बहुत बातें हो रही थी, जिस तरीके से मार्जिन उसका 40% से 20% आ गया है। बालाजी कंपेयर टू अल्काइल हैज स्टूड वेरी स्ट्रांग, एंड नो पॉइंट्स टेकिंग अवे दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। ऑफ कोर्स स्टॉक महंगा ट्रेड कर रहा है, कुछ 28-30 टाइम पे ट्रेड करता है, बट उनके मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन वैसा नहीं हुआ जैसे अल्काइल का हुआ था। एबिटा 21% ऊपर है क्वार्टर, वाई भी ऊपर गया है। मार्जिन उन पे 28% पे मेंटेन है कंपेयर टू 25% क्वार्टर और 30% वाई, बट थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। आई विल प्रेफर, वी प्रेफर our sugar pack compared to chemicals at this price. That is a complete disclosure. Timken sir, I think again I'm saying manufacturing में कुछ हो रहा है, बहुत चीजें स्ट्रांग हो रही हैं। आप देख पा रहे हो सर कंपनीज लाइक टिमकन, शेफलर, एसकेएफ। टिमकन का इस बार नंबर्स आया सर, वाई तो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ थे। अब वाई नंबर्स देखिए तो सेल्स 33% ऊपर है, एबिटा 70% ऊपर है, पैट
डबल हो गया है। इसमें एक जरूरी चीज क्या है सर कि इवन वी आर सीइंग कि इंजीनियरिंग कंपनीज का ना, या इवन आपने देखा जब नंबर आया था, सीएट का नंबर आया था, उन सब कंपनीज का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस बार, बिकॉज यू आर सीइंग कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है सबकी बढ़ रही है, बट दीज कंपनीज इवन सेल्स थोड़ा सा नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, बट मार्जिन कम नहीं हो रहे हैं सर। दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ हायर प्राइसिंग का बेनिफिट मिल रहा है। सो आप पिंकन में देखिए, इवन क्वार्टर दे हैव मेंटेन्ड देयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, दे हैव मेंटेन्ड देयर एबिटा मार्जिन्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उनका अभी भी 46% है सर, कंपेयर टू 44% क्वार्टर और 43% YoY। सो आपका सेल्स भी ठीक हो रहा है, बट इनको वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा, पर प्राइसिंग बेनिफिट मिल रहा है। दैट इज वेरी वेरी रेयर इन सम ऑफ दिस इंजीनियरिंग कंपनीज, कैपिटल गुड कंपनीज, जहां पे आपको प्राइसिंग का भी बेनिफिट मिले। आई थिंक दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर गेटिंग। और एक छोटा कंपनी शिवालिक बायोमेटल सर, वेरी गुड कंपनी, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी, इस बार नंबर्स अच्छे थे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आया 50% के आसपास, एबिटा 15% ऊपर है सर, एबिटा मार्जिन 24% के आसपास मेंटेन्ड है। स्लो स्टेडी कंपाउंडर, वेरी सॉलिड कंपनी, इनटू दैट शंट रिएक्टर्स बनाते हैं ये ईवीज के लिए, और 30-35 टाइम पे ट्रेड करता है। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है सर, बट आउट ऑफ द गुड रिजल्ट्स इफ आई हैव टू पिक अप, आई विल क्लियरली पिक अप त्रिवेणी फॉलोड बाय अवध फॉर मी। बिल्कुल, तो ये है दमदार नतीजे। बाकी और कोई रिजल्ट्स जो आज रडार पर हैं सर? अपोलो के नंबर मेरे ख्याल में बहुत अच्छे आए थे कंपेयर टू जो सीएट ने किया था, बट अपोलो, और आपको पता है कि हम सब टायर कंपनीज पे वो सीसीए का पेनल्टी आ गया है, तो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक विल रिएक्ट, बट अदरवाइज अपोलो रिजल्ट्स वर नॉट दैट बैड एज पीपल वर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज सीएट के नंबर बहुत खराब आए थे। तो अपोलो दोनों तरफ है, एक तरफ बैड न्यूज है, एक तरफ ओके रिजल्ट्स है कंपेयर टू सीएट। एक जिलेट इंडिया के बारे में बात करना चाहूंगा सर। अगेन मैं आपको मालूम है कितने टाइम से बोलता रहता हूँ कि मैं एक बनिया इन्वेस्टर हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हमें अच्छा कंपनी सस्ते भाव पे लेना है। क्योंकि जिलेट देखिए सर, अगेन अ फैंसी स्टॉक, ठीक है एमएनसी है, बहुत अच्छा है, बट अगर 5 साल में सर आपका कैगर 3% रहा है 5 साल में, आपका वैल्यूएशन अभी भी 60 टाइम्स पे है, 60 टाइम्स पे है। इस बार भी कुछ नंबर खराब ही थे सर, एबिटा 9% नीचे था, क्वार्टर YoY 15% नीचे था, मार्जिन 26% के 20% आ गए हैं। तो सर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपको जब शुगर वाला कंपनी आपको 50% ग्रोथ दे रहा है, वो आपको 5-6 के मल्टीपल पे या 6-7 के मल्टीपल पे मिल रहा है, और दूसरा और 25% आरओसी है और डेट फ्री है, और दूसरी तरफ ये कुछ एमएनसी कंपनीज है जो 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है और सिंगल डिजिट में 5 साल से ग्रोथ दी है, तो व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी? सवाल है, और उसका जवाब ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कमोडिटीज़ का साइकिल सही वक्त पर पकड़ पाते हैं और सही वक्त पर निकल पाते हैं। क्योंकि होता ये कि अगर आप कमोडिटी स्टॉक्स में सही वक्त पर एंटर ना करें, पूरी तेज़ी बनने के बाद एंटर करें, उसके बाद फिर अगर रह जाए तो लंबा समय लगता है। तो इसलिए लोगों को साइकिल शुरू होने के पहले, और मुझे याद है हमने अभी नहीं 2 साल पहले शुगर पर हमने रिसर्च गुरुकुल किया था, और तब भी एथेनॉल, और यही स्टोरी थी कि शुगर से ज़्यादा एथेनॉल में पैसा बनेगा, मैंने वरिंदर ने किया था। इसलिए और फिर होता ये है कि अगर आप ये पकड़ ना पाएँ तो फिर आपके लिए बड़ा आसान काम है, अरे कमोडिटी स्टॉक से कौन दिमाग लगाए, साइकिल है साइकिल। अरे उस साइकिल में जो स्टॉक्स 10-10, 15-15, 20-20 गुना बनाकर पैसा देते हैं, वही तो पकड़ने का मजा है। तो वरिंदर, मेरा शॉर्ट आंसर यही है कि हर एक के किसी के बस की बात नहीं है कि वो साइकिल पकड़ पाए। तो फिर क्या होता है, अगर आप शुगर शेयर खरीद के लॉस कर लो तो फंड मैनेजर को जवाब देना भारी पड़ता है। फाइजर खरीद कर पैसा नहीं बना तो मैंने तो अच्छा ही शेयर लिया हो ना, किसी को जवाब देने में आसानी होती है, तो कई बार लोग सेफ चलते, यही मैं समझ सकता हूँ, राइट? अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन वाकई में जो शुगर वाली रिसर्च मेरे ख्याल से हमने 2019 में की थी, जहाँ तक मुझे याद है, राइट? 2019 या 2020 में की होगी, मुझे या तो 2019 के अंत में, आई थिंक 2019 के अंत। हाँ, 20 में तो कुछ खास हुआ ही नहीं, फरवरी के बाद। चलिए, धन्यवाद आपका ये बेहतरीन रिसर्च देने के लिए। कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात, और